नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर लोअर पीसीएस प्री में प्रीवियस ईयर का पेपर आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसका आज ये पेपर थर्ड है और मैंने इससे पहले दो पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिए। तो आज का पेपर भी जो है आप लोग का उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री परीक्षा का क्वेश्चन है, जिसमें मैंने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए। आप सभी लोग अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिएगा, तो 50 में से 50 क्वेश्चन करके दिखाइएगा। और ये जितने भी क्वेश्चन आप लोग के मंडी परिषद और आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी हाई होगा और वो क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, वो केवल पर्टिकुलर लोअर पीसीएस प्री एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोग जो है हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। यदि आप लोग हमें अनअकैडमी पर फॉलो करना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, जहाँ से क्लिक करके आप लोग हमारी मैथ्स से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट क्लास है वो आप लोग देख पाएंगे, टॉपिक वाइज बिल्कुल डिटेल के साथ, बिना किसी एड ब्रेक के। तो आप लोग अभी हमें फॉलो करने के लिए नीचे देगा डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर वहाँ से क्लिक कर सकते हैं और वहाँ से आप लोग हमें फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि आप सभी को हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट वहाँ पर भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर भी मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की अपनी इस क्लास को। और आज के हमारी इस क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये रहा आप लोगों के सामने। तो सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का दिया गया है, आप सभी लोग जानते हैं काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था। आपको यहाँ पर यह बताना है कि हमारे इंडिया में, ठीक है, भाषा के आधार पर बना, भाषा के हिसाब से बनाया गया जो पहला राज्य था, इस राज्य का नाम है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, देखिए तेलुगु भाषियों के अलग राज्य की मांग पर 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। 1 अप्रैल 1953 को जो है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। वर्तमान देश में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं और जो अंतिम गठित राज्य है जिसका नाम है तेलंगाना, इसका गठन 2 जून 2014 को किया गया। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये बताना है इनमें से कौन सी एक संविधानेतर संस्था है। तो फिलहाल ये है आपका नीति आयोग। क्या है इसका राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको आंसर पता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से लाइव चैट के थ्रू बता सकते हैं, यदि आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। और कुछ लोगों को जो है हमारी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा लगती है और कुछ लोगों को दोस्तों स्पीड जो है हमारी बताने की कम लगती है। तो फिलहाल अगर आपको हमारी स्पीड बताने की ज़्यादा लग रही है तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग अपनी स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं। सेटिंग का ऑप्शन आ रहा होगा, आप लोग यहाँ से आवाज़ को मेरी कम कर सकते हैं, ठीक है। स्लो कर सकते हैं तो आप लोग स्लोली देख सकते हैं और जिसे तेज़ देखनी है तो अपनी स्पीड को बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। ये सब आपके ऊपर है। बाकी मैं तो आपको बताऊंगा ही हर एक क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं आप डिटेल ज़्यादा ना दीजिए, कुछ लोग कहते हैं आप आराम से पढ़ाइए। मैं ध्यान से आपकी बात सुन रहा हूँ, तो बिल्कुल तो सभी को एक साथ कैसे सबकी एक साथ मान ली जाए, तो इसलिए दोस्तों आप लोग चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं जो है सब कुछ डिटेल से बताता हूँ चलूँगा, ताकि हर एक क्वेश्चन बिल्कुल आप सभी के क्लियर होता चला जाए। चलिए मैं बता रहा था नीति आयोग। तो नीति आयोग जो है एक संविधानेतर संस्था है और इसकी भूमिका जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में सलाहकारी होती है और पूर्व में योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या दिया गया है। सरकारिया आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपको यहाँ पर यह बताना है कि सरकारिया आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। तो फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो आप लोग का सही उत्तर होगा, जी हाँ दोस्तों, जिसका आंसर डी है बिल्कुल करेक्ट है, यह है केंद्र राज्य संबंध। तो सरकारिया आयोग का गठन भारत सरकार ने जून 1983 में, ठीक है, जो सरकारी आयोग है इसका गठन भारत सरकार ने जून 1983 में किया था, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष जैसे कि सरकारी आयोग की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सेवानिवृत्त न्यायाधीश राजेंद्र सिंह सरकारिया थे। तो रिटायर्ड ऑफिसर, एक रिटायर्ड दोस्तों जज थे राजेंद्र सिंह सरकारिया, जो कि इसके अध्यक्ष थे। और इसका कार्य जो होता है ये भारत के केंद्र और राज्य संबंधों पर अपनी संस्तुति देना होता है। सरकारी आयोग का जो कार्य है वो क्या है, केंद्र और राज्य संबंधों पर अपनी संस्तुति देना, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए अगला फोर्थ क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को ये बताना है कि सबसे पहले जो है संसदात्मक सरकार ये किस देश में आरंभ की गई। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर ग्रेट ब्रिटेन में, यानी कि यूके में।
तो सबसे पहले संसदात्मक जो है सरकार ये ग्रेट ब्रिटेन यूके में 1832 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, 1832 ईस्वी में ये प्रारंभ की गई, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। आपको यहाँ पर ये बताना है कि निम्नलिखित में से किसके संबंध में जो है राज्यसभा के अनन्य अधिकार हैं। और मैं आपको बताता हूँ फिलहाल इसका जो सही जवाब है ये है आप लोग का यहाँ पर सी वाला, एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। देखिए बात करते हैं अगर हम आर्टिकल नंबर 312 की। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 312 में क्या है, किसी बात के होते हुए भी यदि राज्यसभा में उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित संकल्प के द्वारा यह घोषित किया हो कि राष्ट्रीय हित में एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन की आवश्यकता है, तो संसद इस पर कानून बनाकर पद का सृजन कर सकती है, अन्यथा नहीं। इसलिए इसमें राज्यसभा को अनन्य अधिकार प्राप्त है। ठीक है ना, किसी बात के होते हुए भी यदि राज्यसभा ने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों में से कम अगर 2/3 बहुमत पा लिए, तो इस बहुमत के द्वारा समर्थित संकल्प है इसके द्वारा यह घोषित किया हो कि राष्ट्रीय हित में एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन की आवश्यकता है, तो संसद क्या इस पर कानून बनाकर इसका सृजन कर सकती है या फिर नहीं। तो इसलिए जो है इसमें राज्यसभा को अनन्य अधिकार प्राप्त है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए क्या दिया गया है, भारत के संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। और ये फिलहाल आप लोग का है भाग 2। ठीक, तो इसका राइट आंसर आप लोग का फिलहाल बी वाला है। तो भारतीय संविधान के भाग 2 यानी कि आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जा सकता है। और इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों से संबंधित उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी। और बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपको क्या दिया गया है, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। कैसे, ये आपको बताना है। फिलहाल ये कर सकती है 2/3 बहुमत के द्वारा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे भारतीय संविधान में जो भारत की आधिकारिक भाषा है, तो इससे जुड़े प्रावधानों में अगर संसद संशोधन करना चाहेगी तो संशोधन करने के लिए उसे 2/3 बहुमत आप जो है उसको जरूरत पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, हमारे भारतीय संविधान के भाषा संबंधित प्रावधानों के संशोधन को संसद के 2/3 बहुमत द्वारा किए जाने का फिलहाल प्रावधान है। जैसे कि राजभाषा का प्रयोग, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग आदि। यदि आप लोग जो है चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग जो है कोई भी अगर चेंजेस करना चाहते हैं आधिकारिक भाषा से जुड़ा हुआ कि अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए, राजभाषा का प्रयोग होना चाहिए, तो इसके संबंधी में 2/3 बहुमत का प्रावधान रखा गया है। और बात करते हैं इसके बाद, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, संसद सदस्यों के अनर्हता के संबंध में अन्य के अतिरिक्त प्रावधान है। यदि सदन का कोई सदस्य अनुमति के बिना लगातार 60 दिनों की अवधि तक अनुपस्थित रहता है, तो दिनों की गणना में संसद के स्थगन या सत्रावसान की लगातार 4 दिन की अवधि को शामिल न करते हुए उसे अनर्ह माना जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आप लोग का राइट आंसर होगा वो होगा आप लोग का 60 डेज। ठीक है, तो इतनी बात तो आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि अगर कोई भी सांसद है, अगर वो संसद में अनुपस्थित है 60 दिनों तक, तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। बिल्कुल इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। कितने दिनों के भीतर? 60 दिनों के भीतर, यानी कि अगर 2 महीने तक वो नहीं पहुंचा तो वो अयोग्य हो गया। चलिए इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखा है, समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। भारतीय दंड संहिता की धारा 377, भारतीय संविधान का आर्टिकल 377, या फिर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 277, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं समलैंगिकता संबंधी। तो समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संबंध भारतीय दंड संहिता की धारा 377 से है। तो सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने धारा 377 यानी कि समलैंगिकता को अपराध मुक्त कर दिया है। इसमें लेस्बियन, गे तथा मिश्रित दोनों ही शामिल हैं, लेकिन यह स्वैच्छिक तथा एकांतिक होना चाहिए, इस बात का प्रावधान इसमें है। ठीक है,
तो अब आप लोग समझ गए होंगे इसका राइट आंसर क्या है। ये है आप लोग का भारतीय दंड संहिता की धारा 377 में समलैंगिकता संबंधी जो है प्रावधान किया गया है। और इसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, तो बिल्कुल बने रहिए कंटिन्यू। यदि आप लोग वीडियो को बीच से स्किप करते हैं देन आप लोग जो है सारे क्वेश्चन नहीं जान पाएंगे, जो कि आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है कि जस्ट ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल आप लोग को एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इनको बिल्कुल आप लोग याद करते हुए चलिएगा। साथ में यदि आपको वीडियो पसंद आता है उसको लाइक कीजिए और दोस्तों हमें सपोर्ट कीजिए। हम भी दोस्तों आप लोगों के लिए इसी तरीके से कंटिन्यू लगे रहेंगे, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसी तरीके से। चलिए फिलहाल हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक बढ़ लेते हैं, ठीक है। ये जो है भारत के सॉरी राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णित है और इनको जो है इसको समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, उपरोक्त तीनों शीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है। यानी कि इसका राइट आंसर आप लोग का आ जाएगा डी वाला। अब हम लोग कुछ भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। काफ़ी सेलेक्टेड मैंने क्वेश्चन लिए हैं, जैसा मुझे पेपर मिला आप लोग का प्रीवियस ईयर का उसी के मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। और यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन ये पूछा गया था आप लोगों से कि वर्तमान में जनसंख्या के सूखों का परित्याग किए बिना, ठीक है, भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत को हम लोग समपोषणीय विकास के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं समपोषणीय विकास। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारित करता है। तो निर्धारण जो है गरीबी रेखा का, कौन गरीब है कौन नहीं है, तो इसका इस रेखा का निर्धारण कौन करता है। लोकसभा, राज्यसभा, योजना आयोग यानी कि नीति आयोग, या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर भारत में गरीबी रेखा का जो निर्धारण का कार्य है ये योजना आयोग, लेकिन अब वर्तमान में जो है नीति आयोग करता है। तो नीति आयोग का जो गठन है ये योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को किया गया था, ठीक है। क्या आप लोग हमें कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आप लोग के योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो फिलहाल आप सभी लोग इसका जवाब हमें कमेंट करके बताइएगा कि योजना आयोग का गठन ये कब किया गया था, इसकी डेट मुझे आप लोग बताइएगा। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया आप लोगों को। निम्नलिखित राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है। आपको यहाँ पर ये बताना है कि जितने भी राज्य दे रखे हैं आपको इसमें बताना है कि इनमें से जो है राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है। तो फिलहाल दोस्तों ये जो राइट आंसर इसका है ये है आप लोग का महाराष्ट्र। तो बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर आ रहा है आप सभी का, तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। तो राज्यों में सड़कों की लंबाई के क्रम में महाराष्ट्र प्रथम और उत्तर प्रदेश इसमें द्वितीय स्थान पर, ठीक है। तो महाराष्ट्र राज्य जो इसमें पहले स्थान पर और उत्तर प्रदेश जो इसमें दूसरे नंबर पर आता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। यदि आप लोगों के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से, तो इसमें प्रथम स्थान है आप लोग का उत्तर प्रदेश। और सड़कों की लंबाई की बात करें प्रथम पायदान पे कौन है, तो सड़कों की लंबाई भारत में प्रथम पायदान पर महाराष्ट्र है। लेकिन अगर नेशनल राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे की बात करेंगे, तो नेशनल हाईवे की लंबाई की दृष्टि से बात करें इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपका यूपी इसमें रहेगा नंबर 1 पर। चलिए इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो भारत में प्रत्यक्ष कर कोड ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, मैं आपको बता दूं। देखिए आयकर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर होता है, जो कि मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक होता है व्यक्तिगत कर, एक होता है निगम कर, ठीक है। एक तो आप लोग का होता है पर्सनल टैक्स यानी व्यक्तिगत टैक्स, और एक होता है आप लोग का निगम टैक्स। तो व्यक्ति कर जो है उन व्यक्तियों की आय पर लगाया जाता है जो कि वेतन, व्यापार, व्यवसाय से आय अर्जित करते हैं। जबकि निगम कर जो होता है ये कंपनियों के निव्वल लाभ पर लगाया जाता है। बिक्री कर, सेवा कर, उत्पाद कर, ये सब बाकी अप्रत्यक्ष कर हैं। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि भारत में प्रत्यक्ष कर निम्नलिखित में से किससे संबंधित, बिक्री कर, आयकर, उत्पाद कर या फिर सेवा कर। तो ये आप लोग का आयकर जो प्रत्यक्ष कर कोड से संबंधित है, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया? निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया? योजना आयोग, वित्त आयोग, केंद्रीय मंत्री परिषद या फिर प्रशासनिक सुधार आयोग? यहाँ पर आपको ये बताना है और मैं आपको बता दूं फिलहाल इसका जो सही जवाब होगा, देखिए क्या होगा। योजना आयोग को अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया है। क्या कहा गया है? आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया है योजना आयोग को, ध्यान रखिएगा। तो योजना आयोग को जो है यहाँ पर अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया है। और इसका मुख्य जो कार्य होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसका जो मेन वर्क है वो योजनाओं का निर्माण करना, देश में गरीबी का आकलन करना। जो योजना आयोग के काम है, सुन लीजिए, एक तो होता है योजनाओं का निर्माण करना, देश में गरीबी का आकलन करना तथा केंद्र सरकार को राज्य के अनुदान के संबंध में सिफारिश करना, ये सारे प्रमुख हैं। और इसका गठन अब तो आपको याद हो गया होगा 1 जनवरी 2015 पर जो है इसका किया गया था। आप लोग का इसके स्थान पर अब नीति आयोग कार्य कर रहा है। ठीक है, तो वर्तमान में जो 1 जनवरी 2015 को जो यहाँ पर नीति आयोग का गठन हुआ था, ठीक है, अब जो है योजना आयोग के स्थान पर कार्य कर रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या दिया गया आप लोगों से। निम्नलिखित न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यहाँ पर आपको ये बताना है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया तो उस टाइम भारत के दोस्तों मुख्य न्यायाधीश कौन थे? चलिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ उसके बारे में, क्योंकि यहाँ पर आंसर को लेकर आप लोग को डाउट्स होंगे ही बिल्कुल। चलिए मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया था तो उस समय जो थे भारत के मुख्य न्यायाधीश जो थे वो थे वाई.वी. चंद्रचूड़। पी.एन. भगवती देश के 17वें मुख्य न्यायाधीश, जिनका कार्यकाल 12 जुलाई 1985 से 20 दिसंबर 1986 तक रहा। जबकि जनहित याचिका जो है ये आप लोग की 1979 में दायर की गई थी। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर इसका जो है उत्तर यहाँ पर 2 दे रखे हैं। एक तो आप लोग का पी.एन. भगवती दे रखा है और एक आप लोग का वाई.वी. चंद्रचूड़ दे रखा है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पीएन जो थे पीएन भगवती जो थे ये देश के 17वें मुख्य न्यायाधीश थे, जिनका कार्यकाल आपका 12 जुलाई 1985 से लेकर 20 दिसंबर 1986 तक रहा है। 85 से लेकर 86 तक रहा है और ये 79 में वाली जो याचिका थी ये दायर की गई थी। तो ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर मान सकते हैं। फिलहाल ये होगा आप लोग का पीएन भगवती। ओके, और इसके बाद उसमें बात करते हैं हमारा, ठीक है ना, क्योंकि जैसे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आप लोग का राइट आंसर होना चाहिए, ये तो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग पीएन भगवती है, लेकिन जो इसका राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है ये आपका यही कि उस समय भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे वाई.वी. चंद्रचूड़। कौन थे? वो थे आप लोग के वाई.वी. चंद्रचूड़, जो कि इसमें ऑप्शन में दिया नहीं गया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारत के संविधान सभा की जो अंतिम बैठक की सही तिथि है ये क्या थी? ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं 24 जनवरी 1950, क्योंकि संविधान सभा के लिए चुनाव ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में भेजे गए कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर जुलाई अगस्त 1946 में कराई गई थी। और इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। और इसमें आपको बता दें कि इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। और संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को, इसलिए इसका राइट आंसर आप लोग का होगा सी वाला। क्लियर हो गई इतनी बात। और अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है, पर समाप्त किया जा सकता है? तो फिलहाल ये आप लोग का है विधान परिषद। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, विधान परिषद का सृजन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत यानी कि 169 के अंतर्गत संसद द्वारा किया गया है। और इसके सृजन के संबंध से संबंधित राज्यसभा की विधानसभा द्वारा अनुमोदित किया जाता है, लेकिन संसद का निर्णय ही अंतिम होता है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों के 1/3 अधिकतम व 40 से कम नहीं हो सकती। तो इसलिए इसका जो सही जवाब होगा ये होगा आप लोग का विधान परिषद। अब देखिए अगला क्वेश्चन रखा है, भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया? तो ये किया गया था आप लोग का यहाँ पर जो आंसर दिया गया है, महिला एवं बाल विकास का गठन जो है ये भारत सरकार के द्वारा 1985 में किया गया था, जबकि इससे संबंधित स्वतंत्र मंत्रालय का गठन ये 2006 में किया गया था। ठीक है, तो फिलहाल इसका आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1985। ठीक है, क्योंकि मैं देखिए आंसर आपके 2 होंगे, क्योंकि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि महिला एवं बाल विकास विभाग का ये आपको दे रखा है ना,
महिला एवं बाल विकास विभाग। तो इसका गठन जो है सरकार ने 1985 में किया। लेकिन इससे संबंधित स्वतंत्र मंत्रालय, जैसे हम स्वतंत्र मंत्रालय ना, बात हो रही है स्वतंत्र मंत्रालय की, तो स्वतंत्र मंत्रालय का गठन ये 2006 में किया गया। अगर यहाँ पर ऑप्शन में 2006 दिया होता तो इसका राइट आंसर ये होता। फिलहाल इसका आंसर ये दिया नहीं गया, तो ये इनका 1985 मान लिया। लेकिन आप सभी लोग समझ लीजिए, महिला एवं बाल विकास का तो किया गया है 1985 में, और इसके लिए स्वतंत्र मंत्रालय स्थापित किया गया ये 2006 में किया गया। बस कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, मैंने डाउट आपका क्लियर कर दिया है, और इन बातों को बिल्कुल ध्यान रखा कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना होता है, कितना हो सकता है? हाँ, तो मैं आपको बता दूं इसका होता है फिलहाल 20 सीटों पर। तो बी वाला आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा हमें। 4 जुलाई 2018 से धान का प्रति कुंटल न्यूनतम समर्थित मूल्य यानी कि एमएसपी 2018-19 के दौरान कितना है? तो ये आपको बताना है। और फिलहाल जिसका आंसर आ रहा है यहाँ पर सी, तो सी वाला बिल्कुल सही है, 1750 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है? तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है ये निम्न में से किसका परिणाम है? आशोधित जन्म दर, आशोधित मृत्यु दर, प्रवचन या फिर विभा। तो यहाँ पर आप लोग को राइट आंसर बताना है, केवल ए, केवल सी, बी और डी, या फिर ए और बी दोनों होगा। देखिए दोस्तों, किसी एक वर्ष में अशोधित जन्म दर तथा मृत्यु दर के अंतर को जनसंख्या की वृद्धि दर कहते हैं, ठीक है ना। जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर, इनके डिफरेंस को जनसंख्या की वृद्धि दर कहते हैं। तो इस प्रकार की जो आकृत वृद्धि दर है इसको जनसंख्या की प्राकृतिक संवर्धी समवृद्धि दर कहा जाता है। तो इस बात से उल्लेखनीय है कि जनसंख्या वृद्धि दर जन्म दर तथा मृत्यु दर के अंतर में नेवल माइग्रेशन दर को जोड़ देते हैं, और सामान्यतः नेवल माइग्रेशन दर का जो दर होती है ये शून्य मान लेते हैं। तो इसके आधार पर आप लोग का जो राइट आंसर है ये है आप लोग का डी वाला, और डी में ए और बी पॉइंट। तो बिल्कुल अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर ये जो है आप लोग की जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि जो का परिणाम है, ठीक है। और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपको क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI सर्वप्रथम विकसित किया गया? तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो राइट आंसर है ये है UNDP के द्वारा। किसके द्वारा? UNDP के द्वारा। तो बात है ये 1990 की, ठीक है। तो 1990 में जो है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम था ये था यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये दिया गया ना UNDP। तो बिल्कुल यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इससे जुड़े हुए अर्थशास्त्री महबूब उल हक, क्या नाम है? महबूब उल हक, तथा उनके अन्य सहयोगी जिनमें अर्थशास्त्री थे एक AK सेन तथा सिंगर हंस ने मानव विकास सूचकांक HDI विकसित किया, और इसमें प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा तथा शिक्षा अवधि को भी सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? और इसका जो है सही जवाब है ये आपका क्या होगा, ये आपको बताना है। तो फिलहाल इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन दिएगा ये है मनरेगा। तो नेशनल रूरल जो है आपका एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी कि नरेगा, जो कि सितंबर 2005 में पारित हुआ था। फिर 2 फरवरी 2006 में इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा आंध्र प्रदेश के बांदापल्ली से की गई, और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट कर दिया गया, ठीक है। और प्रारंभ में यह योजना देश के 200 जिलों में लागू की गई, जिसे बजट वर्ष 2007-08 से बढ़ाकर 330 जिलों में कर दिया गया। तो फिलहाल इसका नाम है मनरेगा। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है। निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? ये आपको बताना है, लॉरेंज वक्र के द्वारा कौन सा मापा जाता है, ठीक है। तो फिलहाल ये है आप लोग का आय की विषमता। क्या है? आय की विषमता। दोस्तों जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ इनको बिल्कुल याद करते चलिए। यदि आप लोग याद नहीं करते हुए चलेंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब अगर आपको एग्ज़ाम में अगर यही क्वेश्चन रखे हुए मिल गए और आपको याद नहीं होंगे
तो फिर कराने से क्या फ़ायदा मेरा। तो जितने ही मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इनको आप लोग डेली के डेली याद कर लिया कीजिए, जिससे कि आप लोग को काफ़ी ज़्यादा आसानी रहे। ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और इसी तरीके से आप लोग का प्यार हमारे प्रति बना रहे और हम भी दोस्तों आप लोगों के लिए कंटिन्यू लगे रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित करों में कौन सा कर ग्राम पंचायतों के द्वारा लगाया जाता है। आपको यहाँ पर ये बताना कौन सा ऐसा टैक्स है जो कि ग्राम पंचायतों के द्वारा लगाया जाता है। विक्री कर, भू राजस्व कर, मनोरंजन कर, ये सारी चीज़ें जो जितने भी टैक्स है ये राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं, जबकि स्थानीय मेलों पर कर जो है ग्राम पंचायत के द्वारा लगाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ये आप लोग का स्थानीय मेलों पर कर, क्योंकि जो स्थानीय मेलों पर कर है ये ग्राम पंचायत लगाती है, इस पर जो है आपका राज्य सरकार नहीं लगा सकती। ठीक है। और अब हम बात करेंगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन। देखिए आपको क्या दिया गया है, ये रहा आप लोग के सामने। भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय समपोषणीय वृद्धि था। 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं, 11वीं या फिर 12वीं, ये कौन सी पंचवर्षीय योजना है इसमें आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं फिलहाल क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो मैं आपको बता दूं। देखिए भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था ये था समावेशी विकास, और इसमें वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था 9%, जबकि वास्तविक प्राप्ति जो थी 7.6% हुई। इसी प्रकार 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य ध्येय था वो था तीव्र और अधिक समावेशी विकास। ठीक है। इसमें योजना में जो है सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर का लक्ष्य 9.5 से 10% तक रखा गया, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर जो थी वो सिर्फ 8 पॉइंट, यानी कि जो जीडीपी होता है ना जीडीपी, तो जीडीपी जो थी वो सिर्फ 8.2% रही। तो जो उपयुक्त तथ्यों को ध्यान देते हुए समावेशी को संपोषणीय मान लिया जाए तो इसका सही विकल्प आप लोग का सी होगा 11वीं। ठीक है। क्योंकि संपोषणीय तो बात हुई नहीं है इसमें, इसमें बात हुई समावेशी। लेकिन यदि समावेशी को इंक्लूसिव को जो है सस्टेनेबल मान लिया जाए तो आपका आंसर 11वीं आना चाहिए। और इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगला क्वेश्चन। क्या आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी कि एनएफएचएस के अनुसार वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर जो टीएफआर है वो दोस्तों कितनी है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी कि एनएफएचएस, तो 2015-16 के अनुसार वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर जो थी वो 2.2% रही है, और 2005 से 2006 से लेकर 2005-2006 से लेकर 2015-16 के बीच में जो कुल जो प्रजनन दर है इसमें 22.73% की गिरावट आई है, और 2005 से 2006 में यह जो थी सिर्फ 2.7% थी। ठीक है, प्रतिशत थी। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग का जो राइट आंसर होगा ये होगा आप लोग का ए वाला। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई। आपको यहाँ पर ये बताने कि जो बीपीएल परिवार होते हैं इनकी पहचान के लिए यहाँ पर कौन सी समिति गठित की गई थी। तो फिलहाल इसका जो सही जवाब है ये होगा आपका हाशिम समिति। तो भारतीय शहरों में गरीबी के निर्धारण के लिए यहाँ पर एस आर हाशमी की अध्यक्षता में गठित की गई थी, जिसके आकलन पर सरकार को शहरों में रहने वाले गरीबों के लिए खास सुरक्षा अधिनियम 2013 को लागू करना था। और इस कमेटी ने अपना आकलन सामाजिक, आर्थिक और जाति पर आधारित जनगणना के आंकड़ों पर किया था, जिसमें शहरों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का अनुमान 17% के करीब आया था। ठीक है। फिलहाल इस समिति थी आप लोग की, ये थी हाशिम समिति, और इसके अध्यक्ष थे एस आर हाशमी। ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए क्या दे रखा है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, आपको यहाँ पर ये बताना है। जैसे कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में, मानस वन्यजीव इस तरीके से दिए गए हैं। तो मैं सीधे आपको बताता हूँ यहाँ पर देखिए, जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये आप लोग का कर्नाटक में है। ठीक है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य ये आप लोग का असम में है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य ये आप लोग का केरल में है। और सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये आप लोग का मध्य प्रदेश में नहीं है, ये आप लोग का कहाँ पर, ये आप लोग का ओडिशा में। ठीक है, ये कहाँ पर, ये है ओडिशा में। तो बस ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है। आपको यहाँ पर ये बताना है किसकी तटरेखा सबसे लंबी है। तो फिलहाल इसका जो राइट आंसर है, जो विकल्प के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं यहाँ पर, ये गुजरात होगा आपका। ठीक है। क्योंकि द्वीपों सहित भारत की कुल तटीय सीमाओं की लंबाई जो है 7,515.5 किलोमीटर है, जिसमें शीर्ष 4 तट रेखा वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में अगर बात करें तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह,
जिसकी जो है टोटल यहाँ पर 1962 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, तट रेखा की लंबाई। इसके बाद आता है गुजरात, जिसकी लंबाई है आप लोग की 1215 किलोमीटर। इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में तट रेखा की लंबाई है 974 किलोमीटर। अगर आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, तमिलनाडु में जो है आप लोग का 961 किलोमीटर है। फिलहाल जो ऑप्शन होगा इसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या बताएंगे, ये बताएंगे आप लोग गुजरात। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ये कुछ क्वेश्चन हमारे जो है भारत एवं विश्व के भूगोल से रिलेटेड है। जैसे कि विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर, ठीक है, तो वेंकटेश्वर तिरुपति का मंदिर ये निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस में अवस्थित है, ये आपको बताना है। फिलहाल जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं तो इन विकल्पों में से कोई भी विकल्प वेंकटेश्वर यानी कि तिरुपति मंदिर की अवस्थिति स्पष्ट नहीं करता है, क्योंकि सेवराय तथा जवादी पहाड़ियाँ ये तमिलनाडु में हैं और वहीं पर बिलीगिरीरंगा दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक एवं तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। जबकि जो वेंकटेश्वर मंदिर है यानी कि तिरुपति की जो वास्तविक अवस्थिति है ये तिरुमल्ली, ठीक है, तो सॉरी ये तिरुमल्ला पहाड़ी यानी कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। यदि मल्ल मल्ला को नल मल्ला मान लिया जाए तो इसका निकटतम उत्तर जो है वो डी हो सकता है। ठीक है, आपका जो उत्तर है वो डी हो सकता है, इसलिए आप लोग अभी फ़िलहाल डी मान लीजिए। लेकिन इसका जो राइट आंसर है ये आप लोग का है जगह मल्लपल्ला। ठीक है, तिरुमल्ला पहाड़ी जो यार आप लोग का ये जो है आप लोग का ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है, ये आपको बताना है। तो राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल ये है आप लोग का प्लीस्टोसिन एवं अभिनव जमाव का विस्तार है। ठीक है, किसका एग्जाम्पल ये है, प्लीस्टोसिन एवं अभिनव जमाव का विस्तार है। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, निम्नलिखित जो है भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। आपको यहाँ पर सिर्फ इतना बताना है ऐसी कौन सी नदी है जो कि पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए और आपका जो राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर वो आएगा बी वाला। ठीक है, ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के पास सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। ठीक है, और भ्रंश घाटी से प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती है। जबकि गोदावरी, कावेरी, कंबा नदी है ये पश्चिमी घाट से निकलती हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसका सही जवाब है आप लोग का ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित देशों में किसमें प्रति गाय दुग्ध का औसत वार्षिक सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है। फिलहाल ये इसका राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए, तो ये है डेनमार्क। ठीक है, तो विश्व की प्रति गाय दुग्ध का सर्वाधिक औसत उत्पादन ये डेनमार्क यानी कि 8,389 लीटर वार्षिक प्रति गाय से, ठीक है, लीटर प्रति वार्षिक प्रति गाय कराता है। इसमें जो है सऊदी अरब प्रथम स्थान पर, लेकिन विकल्प में ये दिया नहीं गया है, इसलिए इसका जो राइट आंसर इसमें दिया गया है ये आप लोग को पता है नीदरलैंड जो है इसमें 11वें स्थान पर है। ठीक है, नीदरलैंड इसमें 11वें स्थान पर है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग का डेनमार्क है। और पहले नंबर की बात करें तो इसमें पहले स्थान पर जो है ये आप लोग का सऊदी अरब है। ठीक है, और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक तरफ लिस्ट फर्स्ट है, एक तरफ लिस्ट सेकंड, तो एक तरफ राज्य है और एक तरफ सबसे ऊंची चोटियां हैं। ठीक है, तो जो केरल राज्य है इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है ये है अनाईमुडी। अनाईमुडी। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है ये है सारामती। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। और तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी ये है दुड्डा बेटा। ठीक है, इसका नाम क्या है, दुड्डा बेटा। चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इसके अकॉर्डिंग जो आप लोग का राइट आंसर आ जाएगा फिलहाल ये आएगा सी वाला। इसके बाद दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या देखा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला सही सिरा, पहला कीट, कवच वाले जीव या फिर पहला स्तनधारी। तो इन घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। और फिलहाल मैं आपको बता दूँ यहाँ पर इसका जो सही जवाब आएगा ये आएगा सी वाला। ठीक है, 3 2 1 4। कि पृथ्वी पर जीवों का उद्विकास कार्यक्रम इस प्रकार है, जैसे कि कवच वाले जीव जो है आप लोग संघ मोलस्का, कीट, सरीसृप, स्तनधारी, इस तरीके से विकास हुआ है। तो 3 2 1 4 आंसर होगा। सब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। सबसे अधिक जो स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है ये कौन सा है। तो इन चारों ऑप्शनों में से फिलहाल जो आप लोग का सही जवाब होना चाहिए वो होगा आप लोग ए वाला, सागरीय महासागर। तो सबसे अधिक स्तर जो है पारिस्थितिकी तंत्र ये आप लोग का सागरीय क्षेत्र में होता है। ठीक है,
इसके दोस्तों बात करते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है। ठीक है, तो आपको इतना बताना है और इसका जो आप लोग का सही जवाब होगा ये होगा फिलहाल मंगल ग्रह। क्या होगा? मंगल होगा। और इसके बाद देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो दोस्तों हमारे इंडिया का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है ये दोस्तों आप लोग का क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो कुंचीकुल जलप्रपात है ये कर्नाटक में है और जो वराह नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है वो आपकी 455 मीटर है। इसकी जो ऊंचाई है वो 455 मीटर है। जबकि जो आप लोग का जोग जलप्रपात है ये आप लोग का कर्नाटक में स्थित है शरावती नदी पर और इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। फिलहाल इसका जो राइट आंसर होगा कुंचिकल जलप्रपात। और इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए क्या दिया गया है। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन जो है संबंधित है किससे। तो जलवायु जो वनस्पति जो है जलवायु का सही सूचक है, तो ये कथन है आप लोग का कोपेन का। तो कोपेन के कैंडोल द्वारा 1874 में, ठीक है, कोपेन के कैंडल द्वारा 1874 में प्रस्तावित विश्व के 5 वनस्पति मंडलों को विश्व की जलवायु के विभाजन का आधार बनाया। तो थर्न जो आप लोग के थॉर्न थ्वेट है ना, इनका नाम इससे ही जुड़ा है, लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त जो उत्तर होगा ये बी होगा। तो बस आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपास घास का मैदान स्थित है। ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना में जो है घास के मैदान होते हैं इसको हम लोग पंपास बोलते हैं। तो पंपास घास का मैदान ये प्रेयरी जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ का औसत तापमान कम मिलता है और वर्षा पूरे साल होती है। तो इस क्षेत्र को उरुग्वे और अर्जेंटीना के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में ये क्षेत्र आता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीचे दिए गए, जैसे कि एक तरफ मरुस्थल दूसरी तरफ देश है, तो आपको मरुस्थल और देश का मिलान करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे आपका सोनेरन, ठीक है ना, सोनेरन। तो सोनेरन जो है ये आप लोग का संयुक्त राज्य अमेरिका में है। आप लोग का तकलामकान ये आप लोग का चीन में है, ये आला मरुस्थल। आपका कराकुम ये आप लोग का तुर्कमेनिस्तान में है। या फिर दिया गिब्सन ये आप लोग का ब्राज़ील में नाव के कहाँ पर है, ये आप लोग का ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है? ये फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ये ध्यान रखिए, ये जो है गिब्सन ये आप लोग का ऑस्ट्रेलिया में है। कराकुम तुर्कमेनिस्तान में है। तकलामकान चीन में है और सोनेरन जो है ये आप लोग का संयुक्त राज्य अमेरिका में मरुस्थल है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। निम्नलिखित कॉफी उत्पादक देशों में उनकी कॉफी उत्पादन 2016 की मात्रा को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए जो है आंसर दिया गया इसको कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्या होगा सबसे पहले, फिर क्या ये बताना है आप लोग को। और इसका जो राइट आंसर है ये होगा आप लोग का फिलहाल बी वाला। देखिए सबसे पहले सी आ रहा है यानी कि ब्राज़ील, फिर आ रहा है दोस्तों आप लोग का वियतनाम, फिर आ रहा है आप लोग का कोलंबिया और फिर आ रहा है आप लोग का इंडोनेशिया। तो 2016 के आंकड़ों के आधार पर विश्व में काफ़ी उत्पादक देशों में अवरोही क्रम जो है ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया और इंडोनेशिया है। ब्राज़ील जो है विश्व का सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादक देश है, जबकि कॉफ़ी के बगीचे का फजेंडा कहा जाता है, जिसे जो है वहाँ पर कॉफ़ी के बगीचे को फजेंडा कहा जाता है। ये भी बात ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों के। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोगों को क्या दिया गया है यहाँ पर। सुएज नहर के बन जाने के बाद भारत और यूरोप के बीच में समुद्रिक दूरी कितनी कमी आएगी आपको बताना है। तो फिलहाल ये आएगा 7,000 किलोमीटर की कमी आ जाएगी, 7,000 किलोमीटर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है। निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से अपने सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फिलहाल 96 का जो आप लोग का राइट आंसर होगा, देखिए सबसे पहले आप लोग का कोलकाता मौसम मुख्यालय स्थापित किया गया, फिर शिमला, फिर पुणे, फिर नई दिल्ली, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ किया गया? कोलकाता में 1871 में। और इसके बाद जो स्थापना हुई थी ये हुई थी शिमला की 1905 में। शिमला की स्थापना हुई 1905 में, ठीक है। और शिमला के बाद पुणे की हुई यहाँ पर 1928 में। और लास्ट में दोस्तों नई दिल्ली इसकी की गई 1944 में, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है आपको बताना है। तो फिलहाल यहाँ पर डी वाला जो ऑप्शन दे रखा है कि काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप भी जानते हैं काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। काली मिट्टी जो है हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, बल्कि यह दक्षिण भारत के राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात वगैरह में पाई जाती है। और इसे हम लोग रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहते हैं। मैग्नेटाइट, लोहा, एल्यूमिनियम, सिलिकेट, ह्यूमस इत्यादि उपस्थित रहने पर इसका रंग जो है काला हो जाता है। और बात करते हैं देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। मैकमोहन रेखा जो है इसकी मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है दोस्तों कहाँ कहाँ पर।
तो दोस्तों फिलहाल इसका जो राइट आंसर है ये आप लोग का है भारत और चीन के बीच में। तो वर्ष 1914 में सर महक मोहन ब्रिटेन के निवासी थे, जो कि इन्होंने भारत चीन सीमा को एक समझौते द्वारा निर्धारित किया। इन्हीं के नाम पर महक रेखा जो है कहा जाता है, जो भारत और चीन के बीच भू सीमा का निर्माण जो है करती है। और इसके बाद देखिए दोस्तों, दो क्वेश्चन रह गए आप लोगों के। जैसे कि 99 क्वेश्चन में क्या दिया गया, निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पंजी के पक्षी जैसे, ठीक है ना, जो पक्षी है जिसके पंजे जो है आकृति वाला डेल्टा बनाता है। तो फिलहाल ये जो आप लोग का मिसिसिपी जगह है। और अंत में बात करेंगे, क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, डाचीगम, ठीक है ना, डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। फिलहाल इसका जो आप लोग का सही जवाब होगा ये होगा डी वाला, हंगुल या कश्मीर स्टेप। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो हमारी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी इस तरीके से मेहनत पसंद आ रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।